नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। दोनों सदनों में टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बधाई दी गई। इसके साथ ही कई विधायी कामकाज भी हुए। तो बुलेटिन में अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदनों में आज क्या कुछ खास रहा। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत। दोनों सदनों में टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर दी गई बधाई। सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर होगी चर्चा। कई विधेयक पारित कराने की तैयारी। राज्यसभा से रेल संशोधन विधेयक 2024 पारित। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, यात्री सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है सरकार। अगले 5 वर्षों में कवच प्रणाली पूरे नेटवर्क पर लगाने का दिया भरोसा। लोकसभा से वहन पत्र विधेयक 2024 चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने कहा कि वर्तमान स्थितियों के अनुसार प्रावधानों का सरलीकरण, देश में पोत परिवहन का आधुनिकीकरण और बंदरगाहों की क्षमता का होगा विकास। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की। आज राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत में पूर्व सदस्य शमशेर सिंह मनहास को श्रद्धांजलि देने के साथ की गई। शमशेर सिंह मनहास 2015 से 2021 के बीच उच्च सदन के सदस्य रहे। 20 जनवरी 2025 को 65 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। सदन के सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर राज्यसभा में बधाई दी गई। सदस्यों ने मेज थपथपाकर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। It's with immense pride and joy that I join the House today to felicitate the Indian men's cricket team for their victory in the ICC Champions Trophy 2025. By defeating New Zealand in the final held in Dubai, our team has secured India's third Champions Trophy title, a remarkable achievement that makes every Indian proud. This victory is a testament to the dedication, hard work and teamwork of our cricketers. They have not only showcased excellence in their sports but also displayed their spirit of perseverance and unity. This success reaffirms India's position as a dominant force in world cricket, and we celebrate not just the victory but the journey that led to it. I take this opportunity to extend heartfelt congratulations to the players, coaches, support staff and the Indian Cricket Board for their collective efforts in this achievement. Your commitment, discipline and unwavering determination are an inspiration to millions across the nation. As we celebrate this moment, let us remember that sports unites us all, transcending regional and cultural boundaries. And this victory serves as a source of pride for every Indian. Once again, my sincere congratulations to the Indian men's cricket team for this extraordinary achievement. Your success inspires the youth of this nation to strive for great. सदन में सरकारी कामकाज की बात करें तो गृह मंत्रालय की ओर से संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मणिपुर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा और इसके अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश की प्रति को सभा पटल पर रखा गया। इसके अलावा राज्यसभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे गए, जिनमें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खान मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज शामिल थे। इसके अलावा विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 3 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा विभाग संबंधित रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुपूरक अनुदानों की मांगें 2024-25 को दर्शाने वाला विवरण भी आज सभा पटल पर
रखा गया। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य का बजट और 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा। राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही के पहले उपसभापति हरिवंश ने विभिन्न मुद्दों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिसों को नामंजूर किए जाने की जानकारी दी। Honorable members may recall the detailed rulings of Rule 267 imparted by Honorable Chairman Rajya Sabha on 8th December 2022. Nothing is going on record, please. And 19th December 2022, the same have been reiterated by Honorable Chairman a number of times. Since these notices do not conform to the directives imparted by the Honorable Chairman, the same are declined. Honorable members, the notices under Rules 267 have not been permitted. If the members do so desire, they may submit notices under any other parliamentary device for the consideration of the Chairman. नोटिसों को नामंजूर किए जाने के विरोध में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के कई दलों ने सदन से बहिर्गमन किया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है विपक्ष का और ये भारतीय संविधान, भारतीय संसद को एक तरीके से देश के सामने इस इंस्टीट्यूशन को मेलाइन करने का तरीका है। मैं चाहूंगा इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। दे शुड गो फॉर ए रिफ्रेशर कोर्स, दे शुड अंडरस्टैंड द रूल्स एंड द रेगुलेशंस एंड दे शुड कम एंड द गवर्नमेंट इज रेडी टू डिस्कस एनीथिंग। कोई भी बात कहेंगे उसको हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं इनके वॉकआउट को घोर निंदा और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मानता हूं और आगे इनको सुबुद्धि मिले ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और देश को मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर तरीके के चर्चा के लिए तैयार है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। सांसद कल्पना सैनी ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जताई। इस पर रोक के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग की। फेक न्यूज, नफरत फैलाने वाले संदेश समाज में अशांति, सांप्रदायिक तनाव को जन्म देते हैं। इन्हें रोकने के लिए सख्त नियमन की आवश्यकता है। मेरी सरकार से मांग है कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज और अभद्र भाषा को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया जाए। साइबर अपराधों के लिए तेज जांच और दंड प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए। सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे कंटेंट हटाने और ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जाए। डिजिटल साक्षरता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाए और वे साइबर अपराधों की शिकायत कैसे कर सकते हैं। महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन संरक्षण के लिए हेल्पलाइन और त्वरित कार्रवाई तंत्र स्थापित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, यदि इस समस्या पर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह समाज में वैमनस्यता और असुरक्षा का वातावरण बना सकता है। बीजेपी सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने पुणे समेत महाराष्ट्र के कई शहरों के लिए रेल संपर्क बढ़ाने की मांग की। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि दिल्ली से बेंगलुरु या दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली ट्रेनें, राजधानी ट्रेनों को प्रतिदिन या सप्ताह में 3 बार पुणे होते हुए चलाया जाए। मेरी दूसरी मांग है, पुणे से कलकत्ता जो हावड़ा आज़ाद हिंद एक्सप्रेस सबसे तेज एक्सप्रेस जो अवेलेबल है वो 28 घंटों में अपना फासला तय करती है। इस रूट पर वंदे भारत या तेजस जैसी हाई स्पीड ट्रेनों की मांग मैं करती हूं जिससे व्यापार और पर्यटन प्रभावित हो सके। चेन्नई और हैदराबाद ये दोनों आईटी हब है, महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन पुणे और चेन्नई के बीच तेजस या वंदे भारत नहीं है। पुणे हैदराबाद मार्ग में भी वंदे भारत जैसी ट्रेन नहीं है। जो अवेलेबल ट्रेन है वो 22 घंटे उसको लगते हैं। तो मैं ये मांग करती हूँ। इसके साथ ही बीजेपी सांसद संजय सेठ ने साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। वहां नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही प्राथमिक होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं
कि बैंकों की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनिवार्य तकनीकी अपग्रेडेशन किया जाए। छोटे और ग्रामीण बैंकों को भी अत्याधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम से जोड़ा जाए। साइबर अपराध को जांच के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिले और साइबर क्राइम पीड़ितों के लिए एक कंपनसेशन फंड बनाया जाए जिससे निर्दोष लोगों की खोई हुई राशि वापस मिल सके। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि साइबर बैंकिंग फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर तत्काल ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही सांसद माया नरोलिया ने नर्मदा नदी के संरक्षण और इसे जीवित इकाई घोषित करने की मांग की। मध्य भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली यह नदी अत्यधिक रेत उत्खनन, वनों की कटाई और अनियंत्रित प्रदूषण के कारण संकट में है। राज्य सरकार द्वारा नर्मदा सेवा मिशन के तहत सराहनीय कदम उठाए गए हैं, लेकिन पर्यावरण कानूनों को सख्ती से लागू करने, सतत जल प्रबंधन और जन सहभागिता को बढ़ावा देने की अत्यंत आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, इसी तर्ज पर मैं सरकार से मांग करती हूं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित किया जाए जिससे इसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि जल जीवन मिशन के तहत आर्सेनिक मुक्त जल की आपूर्ति की जा रही है। जो प्रश्न अभी पूछा गया है उसका डिटेल में जवाब देना चाहिए। इसके मैं बताना चाहूँगा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत तो आर्सेनिक वाटर अभी कोई भी घर में नहीं दिया जाता है। पूरे देश को उसमें से मुक्त किया गया है। जहाँ पर ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक मिलता है वहाँ पर नल से जल को प्राधान्य देते हुए इसी योजना के द्वारा उनके घर में पानी दिया जाता है। और इसके लिए अगर ज़्यादा भी खर्च करना पड़ता है तो 10% ज़्यादा खर्च करके भी उनको अगर वो दूर से पानी लाना पड़ता है तो वो भी दिया जाता है। साथ में उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए या उसके ऊपर नज़र रखने के लिए भी 2% एक्स्ट्रा अमाउंट उसके लिए हमने उसका रखा गया है कि किसी के भी शरीर में आर्सेनिक पानी नहीं जाना चाहिए। ये जो 2019 में करीब 16% 8 ग्रामीण घरों में ही पानी दिया जाता था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अभी करीब 80% से भी ज़्यादा घरों में पानी दिया जा रहा है। और उसके कारण जो WHO का रिपोर्ट भी ये कहता है कि बहुत से फायदे हुए, करीब 4 लाख मौतों को इसमें से बचाया गया है। यूनिसेफ भी जो कहता है कि उसके अंदर करीब जो लोगों को दवा लेनी पड़ती थी, इंजेक्शन लेने पड़ते थे मानव शरीर में, जो वर्जित है ऐसी दवाएं भी उसके शरीर में जाती थी। उसके कारण जो लोगों के पैसे खर्च होते थे सरकार को छोड़कर, वो भी करीब 8.4 लाख करोड़ का खर्चा होता था, वो भी पैसा उसके अंदर ये बचाया गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने राज्यसभा में कहा कि सरकार क्षेत्रीय परिवहन विमान बनाने के लिए एक विशेष प्रयोजन इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया में है। We want to see a holistic growth and we want to see growth in manufacturing, and one of the prime objectives when we talk about aircraft component manufacturing is to prepare, build, manufacture our own aircraft in the country, which is the RTA. And many things have processed so that we achieve this regional transport aircraft manufacturing in the country, sir. And there are many different approaches for this. And one theme that we are having right now is a short-term approach, medium-term and a long-term approach, because it is not a one-line approach for us to make an aircraft in the country. If you take an example of other countries, how they have done it, it has been a process which has been built up for 40 years and 50 years. Though we don't want to see it taking up that much time, we want to have a strict plan. And how do we ensure to do it, sir? One important thing is to improve the aircraft component manufacturing in the country itself. That is one of the short-term plans that we have. And in the last 5 to 10 years, under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we have been able to create so much demand in the country that the big companies like Airbus, Boeing, Embraer, and let it be Safran or Lockheed Martin, Rolls-Royce, all these companies which are the major manufacturers of engines and aircraft outside the country, they have set up their shop here. Let it be in terms of procurement of the key components,
or increasing the number of components that they procure from India, or setting up MRO facilities in the country. So we have done a lot to invite them into the country itself and set up shop, which has increased the know-how and the technical expertise of the country itself. बढ़ते आगे, रेल संशोधन विधेयक 2024 को संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा ने आज इसे चर्चा के बाद पारित कर दिया। लोकसभा से इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में रेल अधिनियम 1989 में संशोधन से जुड़े विधेयक को विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया। इसके बाद विभिन्न दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया और विधेयक को लेकर अपने अपने विचार और सुझाव सदन में रखे। विपक्ष ने सरकार पर रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर ध्यान नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में यात्री सुरक्षा के बारे में सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही कहा कि नई विकसित टक्कर रोधी प्रणाली कवच अगले 5 वर्षों में पूरे नेटवर्क पर लगा दी जाएगी। मैं रेल मंत्री जी को इस विधेयक लाने के लिए तो बधाई दूंगा, क्योंकि 1905 और 1989 दो विधेयकों को आज की आधुनिक जो समय की ज़रूरत है उसके साथ जोड़ने का उन्होंने काम किया है। और बात ये भी है कि आगे की भविष्य की रेल की जो दिशा हमको निर्धारित करनी है, इसके लिए भी आखिर प्रशासन कैसा, हमको उसका ढांचा कैसे बनाना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। ये विधेयक आया ही रेलवे बोर्ड को और अधिक स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वायत्ता देने के लिए है। इसलिए सेक्शन 2A उसमें जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को तो नहीं दिखता, लेकिन बिना वकील के मुझे दिख रहा है कि उसमें जोड़ा गया और अधिक स्वायत्ता देने वाला है। एक दूसरी बात, प्रशासनिक दक्षता देने वाला है, नौकरशाही की प्रक्रियाओं को कम करने वाला है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि ये बिल एक सिंप्लीफिकेशन का बिल है। 2 कानून के बजाय एक कानून में अगर सारे प्रोविजन हो तो एक सिंपलर स्ट्रक्चर है। इसी भावना के साथ किया गया। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कितना मेजर एम्पावरमेंट हुआ है फील्ड ऑफिसेस का, उसके बारे में। मान्यवर कई सांसदों का इस तरह का मत था कि जरूर इसमें टेक्निकल लोगों को, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है। आप चाहे ट्रैक सिस्टम देखो, मैन्युफैक्चरिंग देखो लोकोमोटिव्स की, चाहे कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग देखो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखो, चाहे सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम का सिस्टम देखो, चाहे रेलवे के ऑपरेशंस को देखो, हर जगह टेक्निकल इंपॉर्टेंस, टेक्निकल वर्क होता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष निर्णय लेके गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है, जिससे कि रेलवे के टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में रिसर्च हो सके, ट्रेनिंग हो सके और अच्छे से अच्छे ट्रेंड लोगों को रेलवे में ज्यादा से ज्यादा लाया जा सके। अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही की। लोकसभा में भाषा के मुद्दे पर डीएमके सांसदों ने आज सदन में अवरोध किया, जिसके कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के सदस्यों ने जरूरी मुद्दों का हवाला देते हुए उन पर चर्चा करने की मांग की, लेकिन अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की सलाह दी। शोरगुल के बीच कई प्रश्न सदन में पूछे गए और सरकार ने उनका जवाब दिया। भाषा के मुद्दे पर डीएमके सदस्यों ने अवरोध शुरू कर दिया। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया। Government of India is open and ready. The kind of discussion we had with Tamil Nadu government in previous months, if they will, it's not that they are now, they have changed their stand. At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM Shri. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the honorable member who raised the question. She also came to see me with Honorable Education Minister of Tamil Nadu.
They agreed. They went back. They have a U-turn. It is their problem. Let them come. And Government of India is open on this issue. Many more, Speaker sir, many more non-BJP states, especially Congress, Karnataka. Let me give the example. Karnataka is accepting the NEP and they have some reservation verbally on NEP, but they are implementing PM3. In Himachal, they are implementing PM3. Right now, my friend, Congress friend from Amritsar raised a question. It's a non-BJP rule state. The same Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM portion. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. गतिरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा, प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। मैं माननीय सदस्यों को आग्रह करता हूं, अपनी सीट पर जाकर विराजें, सदन को चलने दें। सदन आपका है। अच्छे उत्साह और रंग में सदन शुरू हुआ है। जाइए, अपनी अपनी सीट पर जाइए। कोई बात है तो आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। बोलने का मौका देंगे नहीं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा में भी टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर सदन की ओर से बधाई दी गई। शून्यकाल से पहले सभापटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र भी रखे गए, जिनमें गृह मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज शामिल थे। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के पत्र भी रखे गए। सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए गए। गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में भी सभापटल पर रखे गए। लोकसभा में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच के विवरण को वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री वर्ष 2021-22 के लिए भी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत कर रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य का बजट और 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत किया। इसके बाद शून्यकाल के सदस्यों ने तत्काल शून्यकाल में सार्वजनिक महत्व के मामलों के तहत अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे उठाए। सदस्यों ने गर्मियों के महीनों में पेयजल की कमी, खाद्य सुरक्षा, पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ, संस्कृत भाषा के महत्व का मुद्दा उठाया। डीएमके की ओर से एनईपी का विरोध का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से जवाब दिया गया। This is an important issue, Speaker sir. When they came to see me on the several occasions, not one, several occasions, rightly Kanimoji took lead and invite the Education Minister of Tamil Nadu with a good spirit. Let something should come out. And I was also open on that discussion. At one point of time, they have agreed, and we have agreed certain things. Don't shout, please. You have courage. You should have courage to listen the truth. They went back. My information, they mentioned all these things to Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. He also given consent to go ahead. Later on, some internal issue came up. They only told me, informally, and that went back. This is unfortunate. Today, again, I mentioned that thing. Today is the 10th March. Let they come out with the MOU signing program. They are entitled. We don't have any issue with non-BJP states. As I said, Karnataka, Himachal, Punjab, all these states are getting PM3. They are also getting PM portion scheme as they have been allocated.
they should come to the constitutionality, they should come to the policies, what they have agreed, they should respect that. डीएमके पार्टी केवल भावना भड़काने का काम कर रही है सभापति महोदया। मैं आपको बताऊं कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत उससे भी ज्यादा पुरानी भाषा है। और पूरे देश भर में किसी भी मंदिर में चले जाइए, तमिल के मंदिर में चले जाइए, तेलुगु के मंदिर में चले जाइए, कन्नड़ के मंदिर में चले जाइए, सभी जगह संस्कृत में ही पूजा होता है। चुनाव हारने के डर से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, चुनाव हारने के डर से ये डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। 1973 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीटें बढ़ाई, वेस्ट बंगाल में सीटें बढ़ाई, लेकिन उसने तमिलनाडु में सीट नहीं बढ़ाई। इसके बावजूद भी डीएमके कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, उसके बावजूद भी डीएमके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है। वो तमिल का विरोध कर रही है, तेलुगु का विरोध कर रही है, मैथिली का विरोध कर रही है, संथाली। आज 50 लाख से ज्यादा वेस्ट बंगाल में इलीगल रोहिंग्या है, मुस्लिमों है, बांग्लादेशी मुस्लिम है। आज जो सबसे बड़ी बात है, देखिए ये जो फॉल्स वोटर का बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल का वोटर साइड में कैसे हो जाता है 10%, 10,000 वोट है एक गांव में, एक पंचायत में, काल एक वोट में 20,000 वोट हो जाता है। पूरा रोहिंग्या और जितने सारे बांग्लादेशी मुस्लिम लेकर के वोट होती है, इसमें मैं ध्यान देना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल सरकार ने जो बीडीओ ऑफिस, जो बीडीओ अधिकारी होता है, जो ब्लॉक अधिकारी होता है, वो ब्लॉक अधिकारी ने फॉल्स वोटर बनाया था। वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा देश में 24 जुलाई 2023 में यूपी पुलिस एंटी टेरर स्क्वाड ने 74 रोहिंग्या को पकड़ा था, वो बांग्लादेशी है। शोएब अली खान जो अटैक हुआ था वो भी बांग्लादेशी है। वो पश्चिम बंगाल में वोटर कार्ड बना लिया। पार्क सर्कस में, मेटियाबुरुज में 50,000 में आपका बांग्लादेशियों को दुकान दे के जा रहा है। इसमें ध्यान देना पड़ेगा। आज होम मिनिस्ट्री को मैंने बताना चाहता हूँ, मेरे सबको बताना चाहता हूँ, जितने सारे पश्चिम बंगाल वोटर साइड एरिया है, ये वोटर साइड में पूरा के पूरा फॉल्स वोटर एंड फॉल्स रोहिंग्या एंड बांग्लादेशी मुस्लिम के वोटर कार्ड बना रहे हैं और पूरा देश में छा रहा है, पूरा देश को खत्म करेगा। इसमें ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से होम मिनिस्टर अपियर है, इसमें ध्यान दीजिए। We get sick, we put medicines and drugs in our body, which is very highly regulated. There's a strong drug regulatory framework. But what makes us sick is eating poor food and adulterated food, and that isn't regulated as strongly. So I'd like to highlight the crisis of food adulteration in the food supply chain and the alarming issue of food safety in our restaurants. We have seen a lot of this in the media and many governments trying to address it. But I'd like to highlight certain points, sir. Firstly, it's the regulatory framework which I think is not as strong as it should be. And the other is the penalties right now are too lenient for those who do any mistake. मेरे संसदीय क्षेत्र में पीने का पानी का भारी संकट उत्पन्न हो गया है। भूजल स्तर नीचे जाने के कारण पानी का संकट चरम पर पहुंच गया है। बिहार राज्य के दक्षिणी भूभाग के सभी जिलों में, खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में पीने की पानी की समस्या गहराता जा रहा है और राज्य के दक्षिणी भूभाग के सभी नदियां इस समय सूख जाती है। राज्य के अन्य जल स्रोत, जलाशय, नहर में भी पानी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मेरा सदन से मांग है, आग्रह है कि केंद्रीय टीम केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB को भेजा जाए कि पीने का पानी की समस्या का आकलन करे और निराकरण करे। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान डीएमके सांसदों की ओर से सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने की कोशिश हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डीएमके सांसद दयानिधि मारन के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी डीएमके सांसद के व्यवहार की निंदा की। ये एक मिनट सुनिए, मैंने आपको मौका दिया, माननीय मंत्री जी को मौका दिया, मैंने व्यवस्था दे दी। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। जो बात हुई उसके अनुकूल मैंने सारी चीजें की है। अब आप सीट पे बैठिए और आप ऐसा करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। मैं फिर आपको बता दूँ। हाँ, वॉकआउट करिए। माननीय सदस्य,
5 आप बोलते समय ध्यान रखना, रिकॉर्ड में नहीं है। अगर रिकॉर्ड में होता ना तो मैं सदन से आपको कार्रवाई कर सदन से बाहर निकलता। सुन लिए आज के बाद, और ऐसा ही करूंगा। सुन लिए, आप सीट पर आके रिकॉर्ड में बोलिए, मैं भी कार्रवाई करता हूं आपके खिलाफ। बोलो, सीट पे जाके रिकॉर्ड में बोलो, अभी कार्रवाई करता हूं। मैं सिर्फ इतना बात रखना चाहता हूं कि आप उस आसन में, चेयर में बैठ करके आपने इतना फेयरली सबको बराबर दर्जा दे करके सारे साइड को आपने बराबर समय दिया है, सारे मेंबरों को बराबर आपने टाइम दिया है, कभी भी आपने पक्षपात नहीं किया है। ये जो आज हमारे माननीय सदस्य दयानिधि महाराज जी ने जो टिप्पणी की है और आसन के ऊपर में सीधा जो उंगली उठाया, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। और उसको मैं निंदा करता हूं। और सर, जरूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से हाउस का सेंस लेकर के उचित कार्रवाई जो भी संभव है वो उठाना चाहिए, लेकिन हम सदन का सेंस लेकर के हम आगे कदम करना चाहते हैं। लोकसभा में वहन पत्र विधेयक 2024 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहन पत्र विधेयक 2024 पर चर्चा शुरू करने के लिए पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि देश की अस्मिता और स्वाभिमान को वहन पत्र कानून में परिलक्षित होना चाहिए। इसके लिए वर्ष 1856 के ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक कानून में संशोधन के लिए 2 प्रस्ताव किए गए, जिस पर सत्तापक्ष ने इसे विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण बताया, जबकि विपक्ष ने इसे केवल विकेंद्रीकरण का तरीका भर करार दिया। चर्चा का जवाब देते हुए पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने कहा कि विधेयक में सभी पक्षों से विचार विमर्श किया गया है और इसे बनाते समय इसके प्रावधानों को वर्तमान स्थितियों के अनुसार सरल बनाया गया है। As an independent, democratic, modern nation, in the 76 years of having become a republic, and also the fastest growing major economy of the world, it is essential that our laws reflect our distinct identity, asmita, desh ki asmita, मान स्वाभिमान, without remaining stuck in archaic colonial mindset. In line with the government initiative to do away with pre-constitutional law, more than 1,500 such colonial era legislation already stand repealed. This law was also examined elaborately to assess the need for its repeal. It was concluded through extensive stakeholder consultation that the legislation is highly relevant for India's maritime trade. तो कार्यक्रम सदन दिन भर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।